भारत का संवैधानिक विकास हम पढ़ेंगे अगली 2-3 कक्षाओं में। और मजा आएगा कि पहली बार एक्ट, किस किस को बोरिंग लगते हैं एक्ट, ये बताओ। भारत का संवैधानिक विकास लगते हैं ना बोरिंग? जब मैं पढ़ता था मुझे भी लगते थे। आज नहीं लगेंगे, ये आज के बाद नहीं लगेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, समझना दोस्त बड़े अच्छे से। इसका जो शुरुआत हम करते हैं उसमें सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है चार्टर एक्ट। प्यारे से नोट्स बनाना और सीखना। चार्टर एक्ट 1600, ये जिसको हम कहते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। राजलेख का अर्थ होता है कि किसी राजा के द्वारा हस्ताक्षरित है और उस राजा के द्वारा वह मान्यता प्राप्त है। तो 1600 ईस्वी का जो राजलेख है, इसके पहले हमको एक बैकग्राउंड समझना होगा। आप सब लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना है? यस और नो? उससे भी पीछे लेके चलेंगे आपको। मेरा आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? भारत आने वाला पहला अंग्रेज, कहीं किनारे पे लिखना। भारत आने वाला जो सबसे पहला अंग्रेज है उसका क्या नाम है? 1579 में आया, नाम है स्टीफन थॉमस। स्टीफन थॉमस। इसके बाद में जो आपका दोस्त दूसरा अंग्रेज भारत में आया, उसका नाम है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच, ये आया 1583 में। कब आया? 1583 में। अच्छा, इस समय पे कौन सा मुगल शासक था भारत में? तो आप कहेंगे भैया 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल है, जो कि भारत के इतिहास में मुगलों का, भारत का इतिहास तो नहीं कह सकते, मुगलों में सबसे बड़ा शासनकाल है। क्योंकि भारत के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा शासनकाल वो बिंबिसार का आता है। ठीक है, उसका 52 वर्षों का शासनकाल है। तो समझने की चीज क्या है कि अंग्रेज भारत में आए, दरअसल में ये तो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। हाँ? लेकिन इन्होंने भारत में घूम के देखा कि भारत की स्थिति क्या है। तो इनको ये पता चलता है, जब भारत आए तो बीच में इनकी जब व्यापारियों से भी मुलाकात हुई, तो इन सबको ये पता चल गया कि भारत से मसालों का व्यापार होता है, या ईस्ट की कंट्रीज से जो मसाले का व्यापार होता है वो बहुत बेनिफिशियल है, उसमें बहुत प्रॉफिट है, बहुत मुनाफा छिपा हुआ है। तो फिर हम क्यों व्यापार ना करें? तो जाकर के जब ये सूचनाएं लंदन में गई तो लंदन में कुछ व्यापारी इकट्ठे हो गए, और कुछ व्यापारियों ने आपस में एक आपका सहमति से, एक कॉन्कॉर्ड से, उन लोगों ने बोला कि भाई हम क्यों ना इस व्यापार को आगे बढ़ाएं, अगर इसमें इतना मुनाफा है तो इस व्यापार को हम कर लेते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों ने मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स ने मिलकर। लेकिन अब इन्वेस्टर्स जब व्यापार करेंगे तो जिस देश के वो व्यापारी हैं उस देश का जो राजा है वो परमिशन दे, तभी तो। बात समझ पाए? यस और नो? परमिशन की जरूरत होगी या नहीं होगी? परमिशन की जरूरत होगी। तो उन सारे लोगों ने, याद रख लेना, यहां पे एक छोटे से शब्दों से, आसान से शब्दों से समझेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने, क्वीन एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, कौन सी रानी थी? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके, स्थापना करके उसे पूर्वी देशों के, पूर्वी देशों में, पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक व्यापार करने का, व्यापार करने का एक अधिकार, एक अधिकार प्रदान किया। अब बात को समझना है, यहां से बहुत सारी चीजें समझेंगे। कौन थी ब्रिटेन की महारानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी? एलिजाबेथ। ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1600 को। और इसमें जो निवेशक थे
या मैं पूछूं इसमें आपका जो शेयर होल्डर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, उनकी संख्या थी उस टाइम पे 217, क्या बोलेंगे? और इसका नाम क्या रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोल सकते हैं आप इनको? निवेशक या शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर वर्ड समझते हो? शेयर होल्डर से मतलब है साथी कि भाई कोई यात्रा होगी, अब मान के चलिए एक जहाज जो है आपका, वो यात्रा के लिए जाएगा, तो उस यात्रा में, उस जर्नी में कुछ खर्च आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? तो ये निवेशक कहते हैं कि भाई यात्रा में जो भी खर्च आएगा उसको हम मिलके आपस में शेयर मिला करके उसका खर्च उठाएंगे, उन एक्सपेंडिचर्स को हम सहन करेंगे, लेकिन बाद में जो प्रॉफिट होगा उसको भी हम, ब्रिटेन की महारानी का उसमें हिस्सा होगा और बाकी जो प्रॉफिट होगा उसको हम बांट लेंगे। छोटी सी बात होगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके उसे पूर्वी देशों में 15 वर्षों तक, कितने वर्षों तक के लिए? 15 वर्षों तक के लिए एक एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब क्या होता है? एकाधिकार मतलब मोनोपॉली दी गई। मोनोपॉली देखो ऐसा समझिए उदाहरण से, जैसे आज देश में किसकी सरकार है? बीजेपी। देश के किसी एक उद्योगपति का नाम आप लीजिए, मान के चलिए राधा कृष्ण दामानी, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, कुछ भी समझ लीजिए। कोई एक बिजनेसमैन मोदी जी के पास जाए, मोदी जी से जाके बोले कि भाई मुझे फ्रांस में कोई व्यापार करना है। कहाँ जाके? फ्रांस में मुझे कोई व्यापार करना है और उससे देश से आपको इस तरह से फायदा होगा, तो वो परमिट देंगे। और साथ में वो क्या बोल दें कि भाई सिर्फ अकेली कंपनी तुम हो, तुम्हारे अलावा और किसी को अथॉरिटी नहीं है और किसी को राइट नहीं है कि कोई दूसरी कंपनी जा पाए। एकाधिकार का मतलब समझ गए? मोनोपोली मतलब सिर्फ कौन काम कर सकता था ईस्ट के देशों के साथ में? किसके साथ में? ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, पूर्वी देशों के साथ में, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। मुझे बताएं फटाफट से, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये एकाधिकार है ये किस एक्ट से खत्म किया गया था? पहले तो ये 15 वर्षों के लिए मिला, फिर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। जब हम 1813 को पढ़ेंगे, 1813 के एक्ट में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एकाधिकार हैं उनको खत्म कर दिया गया था। अच्छा आपसे मैं पूछूं, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब खत्म किया गया? 1858 के एक्ट से। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इनको कहीं नोट कर लीजिए किनारे पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करते हैं, पहली बात तो लिखें ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी लिख रहा हूं मैं, इसको साइलेंट कर दो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 में हुआ, यानी पहले इसका ये नाम नहीं था। कब नाम हुआ है बताएंगे? 1833 में। तो मुझे सारे दोस्त बताएं ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम क्या था? आंसर करेंगे, नोट बना के लिखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना नाम, या जब उसकी स्थापना हुई थी का 1833 में हुआ ये नाम, तो 1600 में जब उसकी स्थापना हुई तो उस समय पे क्या नाम था? तो उसका नाम था दोस्त आपका द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। कहाँ के मर्चेंट्स थे? मर्चेंट्स का मतलब होता है व्यापारी। मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग, लंदन ट्रेडिंग इनटू इन ईस्ट इंडीज, यानी ईस्ट इंडीज कंट्रीज के साथ में व्यापार करने के लिए व्यापारियों का एक समूह। आराम से लिखेंगे, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 नाम। आगे आते हैं, इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, मैं आपको दिखाऊंगा किस एग्जाम में ये पूछा गया है। इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, हिंदी में लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं, इसे ही मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लिखना, इसकी शक्तियां, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स हैं, इसकी शक्तियां 1858 के एक्ट से, 1850 एक्ट, 1858 के एक्ट से खत्म कर दी गई।
1874 में, 1874 में इसे पूर्णतः बंद कर दिया गया, कंप्लीटली क्लोज्ड। कंप्लीटली क्लोज्ड, बात को समझे। 1874 में, बहुत सारे साथियों ने आंसर दिया 1874 में। देखो ये सारे फैक्ट काम आएंगे हमारे, धीरे 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 आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इन सब से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स मतलब भाई एडवेंचर का काम तो था ही, समुद्री रास्ते थे, व्यापार करना था, और क्या इनके सामने ऐसी ऑब्स्टेकल्स थी जिनसे इनको लड़ना था, अभी बात करेंगे। इसकी पावर्स कब खत्म हुई? 1858 में, तो 1857 की क्रांति हो गई, तो आपका 1858 से हम आगे चल के जानेंगे कि क्राउन का शासन शुरू हो गया था। 1874 में से पूर्णतः बंद कर दिया। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी है या नहीं है? ईस्ट इंडिया कंपनी 2003 में फिर से शुरू हो गई। आज ये कंपनी अगर मैं बात करूं तो आपका चाय और कॉफ़ी का बिजनेस करती है, लेकिन एक इंडियन है संजीव मेहता, उन्होंने इसे खरीद लिया 2005 में, उन्होंने इसे खरीद लिया था। ताली बजाओ इस बात पे। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी वजह से आप आगे चल के धीरे धीरे जानेंगे इस बात को, जिसकी वजह से हम गुलामी के सिकंजे की तरफ गए, उसको एक भारतीय ने अंततः खरीद लिया। ये खुशी की बात है, ठीक है। वर्तमान में इसके मालिक कौन है? एक भारतीय हैं, क्या नाम है उनका? संजीव मेहता। यहां पर नोट करेंगे एक छोटी सी बात और, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय, एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में अकबर का शासन था। कौन रूल कर रहा था इंडिया में? अकबर, क्योंकि अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर के 1605। शासनकाल था। तो भैया कोई दिक्कत इतनी बात में? कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है। अब देखते हैं इनको, आप मुझे बताएं इनको क्या चार्टर मिल गया? चार्टर का मतलब राजलेख इनको दे दिया, किसने दे दिया? क्वीन एलिजाबेथ ने। भाई ठीक है, तुम बिजनेस करो जाकर के ईस्ट इंडीज के साथ में, पूर्वी देशों के साथ में। पूर्वी देश मतलब पूर्वी देश इसलिए बोलते हैं जो यूरोप के पूर्व में है। जैसे अगर हम बात करते हैं यूरोप के पूर्व में, आपका अगर मैप को इस तरह से देखें हम, आप जानते होंगे कि ये क्या, कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ होता है। वर्ल्ड मैप देखा है ना आपने? आपकी टेबल पर एक मैप हमेशा होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। तो यानी कि यूरोप की तुलना में इधर के देशों के व्यापार के लिए, इधर के देशों के व्यापार के लिए क्या दिया गया? आपका एक उसने राजलेख दे दिया कि भाई तुम व्यापार करो। अब देखो समझना कि दरअसल में इन लोगों को व्यापार कहाँ करना था। भारत इनका मकसद नहीं था उस टाइम पे, भारत इनका मकसद नहीं था। और एक बात पूछी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन शुरू हुआ वो किस नारे से शुरू हुआ था? तो उन्होंने एक नारा दिया था, भूभाग नहीं सिर्फ व्यापार। मतलब लैंड से हमें कोई लेना देना नहीं है, पॉलिटिक्स से हमें लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ लेना देना बिजनेस से। इस एक स्लोगन के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई। भारत को पहचानिए मैप पर, कहां पर है अपना प्यारा देश? इंडिया देख पा रहे होंगे। और यहां ध्यान से देखिए, इसको ब्लैक कलर से मार्क करेंगे तब देख पाएंगे। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो है आपका, ये है मलुकू आइलैंड। कौन सा? मलुकू द्वीप, मलुकू आइलैंड। कहां पे पड़ता है? इंडोनेशिया के पास में, इंडोनेशिया के पास में। तो मलुकू आइलैंड की तरफ, क्योंकि मलुकू आइलैंड मसालों के लिए बहुत चर्चित है। और मसालों में भी अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? कौन से मसाले को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड? मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो ब्लैक गोल्ड आप बोलोगे भैया ब्लैक पेपर को कहा जाता है। किसको? ब्लैक पेपर को कहा जाता है। ब्लैक पेपर बोले तो काली मिर्च। अब इसको ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस टाइम इसकी मार्केट में बड़ी डिमांड थी यूरोप में, और इसका जो सबसे बड़ा सेंटर था वो था आपका मलुकू आइलैंड। तो मलुकू आइलैंड के लिए वो लोग आए आपका। अब यहां आकर के उनको पता चलता है अंग्रेजों को कि भाई यहां जो कंट्रोल है वो डच का है। मलुकू आइलैंड पर किसका नियंत्रण था? यहां पर बोलेंगे एक बार, यहां पर थे आपका डच। डच किनको बोलते हैं? जो लोग हॉलैंड के व्यापारी थे, हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड जिसका अभी नाम क्या है आपका? नीदरलैंड। अब इनको ये बात पता चली यहां पर, तो इन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया कि भाई मलुकू आइलैंड में हम कोशिश करें, लेकिन ये सफल हो ही नहीं पाए उस बात में। अब सफल नहीं हो पाए तो इनकी दाल जब यहां पर नहीं गलती है, तो जब इनकी दाल नहीं गलती तो इसके बाद में ये लोग रुक करते हैं कहां पर? आपका इंडिया के लिए। तो सबसे पहले कहां गए थे ये जो एरिया है इसको बेसिकली ईस्ट इंडीज बोलते हैं। तो जो परमिशन मिली थी वो ईस्ट इंडीज के लिए, लेकिन जब यहां पर बात नहीं बनी तब इन्होंने इंडिया की तरफ रुख किया। कौन पावरफुल था? आप देखोगे ब्रिटेन पावरफुल नहीं था। ब्रिटेन से आप देखोगे कि पहले जो पूरी दुनिया में यात्राएं की या कंट्रोल किया, पहले स्पेन था, फ्रांस था, वो बहुत पावरफुल कंट्रीज थे।
ब्रिटेन से। ब्रिटेन तो लूटमारी वाला देश था, आप ये समझिए ब्रिटेन गरीब देश था इस समय पर। और वो तो ये करते थे, जो फ्रेंच लोग आपका बिजनेस करते थे उनके जहाज़ों को लूटते थे ये लोग, इनके जो आपका मर्चेंट्स थे, इनके व्यापारी मतलब लूट का काम करते थे। सोच रहे भैया ऐसा, मतलब इतनी खराब स्थिति है, हाँ इतनी खराब स्थिति थी सही में। तो यहां से ये लोग क्या करते हैं, फिर इंडिया की तरफ आते हैं, और इंडिया की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ध्यान से देखना कि ये जो हॉलैंड का कंट्रोल था, हॉलैंड का कंट्रोल तो खत्म नहीं हुआ, और हॉलैंड ही था यानी डच ही थे जो सप्लाई करते थे किसको, सप्लाई करते थे आपका यूके को, यूके वाले एरिया को सारे को, ब्रिटेन को। मतलब अब अंग्रेजों को मजबूर किसके होना पड़ा कि भाई खुद तो कंट्रोल कर नहीं पाए, तो सीधी सी बात है अब खरीदना भी किससे पड़ेगा, खरीदनी भी पड़ेगी काली मिर्च या बाकी सब कुछ इनसे। अब इनको लगता है कि यार एक काम करते हैं, इंडिया की तरफ चलते हैं, शायद वहां कोई स्कोप बने, इंडिया की तरफ शायद कोई स्कोप हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब इंडिया की तरफ स्कोप तो उधर आपका ये तो यात्रा भेजी गई है, और पीछे से काम कौन कर रहा है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं। क्या वो यात्रा पर है इन्वेस्टर्स, बताओ एक बार। आप कहेंगे नहीं भैया वो तो वहां बैठे बैठे लीड कर रहे थे। एक छोटी सी बात समझना, वापस यहीं लेके आऊंगा आप लोगों को, छोटी सी बात से समझना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन है बताएंगे एक बार, स्थापना के समय भारत में अकबर है, अकबर। ओके, अब कहां आते हैं ये, भारत से समझिए। अच्छा आप मुझे बताएं, जैसे मलुकू आइलैंड पर मैंने आपसे कहा कि डच कंट्रोल में थे, भारत में किसका कंट्रोल होगा, भारत में उस समय पुर्तगाली बड़ी शक्ति थे। भारत के व्यापार पर किसका कंट्रोल था, पोर्टुगीज का। अब बड़ी दिक्कत आई कि भैया अब व्यापार कैसे होगा फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो क्या सबसे पहला प्रयास किसके लिए किया उन्होंने, इंडिया, उन्होंने पता चला कि भाई वहां पे जो क्वीन थी आपका एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के तीसरे साल में क्वीन एलिजाबेथ मारी जा चुकी थी। और क्वीन एलिजाबेथ के बाद में जो आपका राजा बने थे वो थे आपके जेम्स सिक्स। फटाफट से नाम लिखो एक बार, क्या नाम है, जेम्स सिक्स। क्वीन एलिजाबेथ, एक बात समझना, क्वीन की डेथ कब होगी, क्वीन की डेथ हो गई आपका 1603 में, और क्वीन एलिजाबेथ के बाद में कौन आ गया आपका, जेम्स सिक्स, जेम्स सिक्स। ठीक है, अब इससे ये लोग मिलते हैं जो डायरेक्टर्स थे। अब डायरेक्टर से क्या मतलब है भैया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसमें एक बात किनारे पे कहीं नोट कर लो, किनारे पे कहीं नोट करना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक तो वहां पर आपका गवर्नर था, ठीक है, एक आपका डिप्टी गवर्नर, क्या बोलेंगे उसको, उप गवर्नर, उप गवर्नर था, यानी एक गवर्नर एक डिप्टी गवर्नर और आपका 24 मेंबर्स थे, मेंबर्स थे। ये किसमें है, ईस्ट इंडिया कंपनी में। और जो ये 24 मेंबर थे गवर्नर और उप गवर्नर के साथ में, इसको बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बोलते थे इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कहा जाता था। ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले, हिंदी में निदेशक मंडल भी कह सकते हैं, निदेशक मंडल। और इसमें जो ये मेंबर चुने जाते थे, ये सब चुने जाते थे एक वर्ष के लिए। फटाफट से आंसर करें, कितने दिन के लिए चुने जाते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो कितने दिन के लिए चुने जाते थे, तो आप कहेंगे वो चुने जाते थे भैया आपका एक वर्ष के लिए। तो जब ये जेम्स सिक्स इसकी जगह पे आ गया तो इन लोगों को पता चला कि यार हमारी तो बात कहीं बनेगी नहीं ऐसे बिजनेस के लिए। हम वहां गए आपका इंडोनेशिया के पास में, वहां हम फेल है, वहां डच का कंट्रोल है, वहां डच का कंट्रोल है। इंडिया में आए तो इंडिया में कंट्रोल किसका बताया, पुर्तगाल का कंट्रोल था। तो ये कह रहे कि हमारी तो बात बनी नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई पुर्तगालियों का कंट्रोल है, लेकिन एक बात तो पता करो, अगर वहां का राजा परमिशन हमें दे दे, वहां का राजा ये बोल दे कि भाई ठीक है तुम व्यापार कर लो, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा पता करो राजा कौन है, तो राजा पता चलता राजा अकबर है। तो अकबर के नाम का एक आदेश लिखा गया, किसके द्वारा, जेम्स सिक्स के द्वारा। समझना मेरी बात को, अकबर के समय का एक आदेश, अकबर के नाम पर इसने क्या लिखा, अकबर के नाम पर एक आदेश लिख देता है कि भाई हम तुम्हारे साथ में, अकबर के नाम पर एक आदेश लिखता है। आदेश क्या मतलब, एक प्रार्थना समझो इसको, क्योंकि इतने मजबूत नहीं थे कि आदेश दे पाए उस स्थिति में। एक प्रार्थना पत्र इसने लिख दिया जेम्स सिक्स ने कि भाई तुम जाना और तुम बताना कि भाई ब्रिटेन का राजा है, वो चाहता है, तो शायद ऐसे संभावना है कि राजा राजा का सम्मान करके ये दे दे। उन्होंने बोला यार ठीक है, लेकिन उनके बारे में पता क्या चला है। तो जो लोग मैंने बताया, जैसे स्टीफन थॉमस पहला अंग्रेज था और रॉल्फ फिच आपका दूसरा अंग्रेज था, तो उन्होंने बताया था कि भाई मुगल जो है ना वो कौन सी भाषा बोलते थे, फारसी भाषा बोलते थे। समझना इस बात को, मेरे को ध्यान को, हम थोड़ा इसको इतिहास की तरफ इसलिए लेके जा रहे हैं, नहीं तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे, फिर रटने रटाने वाली बात हो जाएगी। और उसके लिए तो आपके पास किताब विताब सब कुछ है, मजा आएगा मतलब।
तो उसने बोला कि यार एक बात तो बताओ, वहां के जो लोग हैं वो बोलते क्या? उसने बोला कि फारसी बोलते हैं। तो इन्होंने किसको तैयार किया फारसी सीखने के लिए? अब ऐसा थोड़ी था कि भाई जो आपका कैप्टन हॉकिंस था वो जन्मजात फारसी जानता था क्या? कोई अंग्रेज फारसी जाने ये संभव है? तो कैप्टन हॉकिंस को फारसी सिखाई गई। बोले तू तैयार हो जा भाई, एक काम कर, पता चले वहां कुछ बात करनी पड़े। तो इसने क्या करा, इसने फारसी के साथ साथ में तुर्की भी सीख ली। आप जानते हैं वो मुगलों की नेटिव लैंग्वेज थी बाबर के टाइम से, तुर्की। बाबर जो है चगताई तुर्क इलाके से था। अब इसने सीख ली तो इसको इंडिया भेजा गया। किसका प्रार्थना पत्र है इसके हाथ में? अकबर के टाइम का। तो ये पहुंचता है 1608 में एक हेक्टर जहाज लेकर के। कौन सा? हेक्टर जहाज लेके ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। पैसा लगा हुआ है 217 लोगों का। हेक्टर जहाज को लेके कहाँ पहुंचता है? सूरत में। अपना लंगर डाल देता है। लेकिन मुझे बताओ कि इंडिया में इस टाइम पे पावर कौन है? क्या बताया मैंने? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली इसको मतलब इसकी सुताई करते हैं, पिटाई करते हैं इसकी। इसके जहाज को मतलब घेर लेते हैं एकदम से, हेक्टर जहाज को। बोला तू नया आदमी आया हमारे इलाके में काम करने के लिए, तुझे पता नहीं है यहाँ पुर्तगालियों का कितना पावर है। 1498 में हमारे चाचा वास्को डिगामा यहाँ पर आए थे। इतनी बड़ी हमारी लीगेसी है यहाँ पर। 100 साल क्या 102 साल हमें यहाँ हो चुके प्रयास करते हुए। तुम पागल समझ रहे हो? 102 क्या 110 साल। 1498 से 110 साल हो चुके हैं। तुम ऐसे ही मुंह उठा के अपना जहाज लेके भागे आ रहे हो यहाँ। तो होता क्या है कि हेक्टर जो जहाज था इसको कब्जे में ले लिया, लेकिन इसके पास गिफ्ट थे बहुत सारे। अब राजा से मिलने जा रहा था तो गिफ्ट विफ्ट लेके आया। बहुत सारे गिफ्ट थे इसमें, पुर्तगालियों को बहुत सारे गिफ्ट दे दिया। तो बोला भाई साहब मुझे प्लीज आप राजा से मिलवा दो, कैसे भी अकबर से मिलवा दो। बोला अकबर तो यहाँ नहीं है, अकबर तो अपने दरबार में मिलेगा। अब वहां जो लोग उसे मिले उन्हें भी नहीं पता कि अकबर तो मर चुका है। अकबर की मौत कब हो गई है? 1605 में। और अकबर के बाद में कौन आ चुका था गद्दी पे? इसको पता ही नहीं है, क्योंकि अभी भी जो ये यात्रा पे चला उस टाइम अकबर के नाम का इन लोगों को पता ही नहीं, अकबर की डेथ भी हो चुकी है। तो भैया इसको ये गिफ्ट विफ्ट लेकर के इससे 1609 में इसको पहुंचाते हैं आगरा। ठीक है, मिल लो, मिल लो ना, जैसे तैसे आए हैं तुम्हारे शहर में, एक दफा मिल लो ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? आगरा आया ये। आगरा आके इसको कौन बैठा मिलता है? पत्र किसके नाम का है? अकबर का। क्या अकबर मिला? यस और नो? नहीं भैया, जहांगीर मिला। जहांगीर ने इसकी सारी बातें सुनी, कुछ गिफ्ट जहांगीर के लिए भी बचा के लाया। जहांगीर का दिल इसलिए खुश हुआ, आप सब लोग जानते हैं जहांगीर जो है वो चित्रकला का शौकीन था, और उसको ये गिफ्ट में लेके आया चित्र, कुछ पेंटिंग्स। और वो पेंटिंग्स उसको पसंद आ गई। उसके साइड में, जहांगीर के साइड में, उसका जो चित्रकार था मंसूर, वो भी बैठा हुआ था, उसने भी चित्रों की प्रशंसा कर दी। तो कहने का मतलब है उसने जहांगीर का स्वागत, जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस का अच्छा स्वागत किया कि भाई तुम तो हमारे जो है, अब क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो वैसे भी अतिथि देवो भव है, बैठो आराम से। लेकिन ये क्या मकसद लेके आया है? इसका मकसद ये था कि भाई कैसे भी करके व्यापार के लिए परमिशन लेनी है। अब ये भाई साहब 3 साल रहा यहाँ मुगल दरबार में, 3 साल। 3 साल में आप सब लोगों को पता होना चाहिए जहांगीर एक ऐसा शासक है जिसने भांग शराब आदि पर रोक लगाई थी, लेकिन खुद पर रोक नहीं लगाई थी। खुद खूब पीता था जबरदस्त। उसके मतलब सुबह से शाम तक वो शराब में रहता। कहते कि भाई नूरजहां शासन चलाती है, जहांगीर शराब में रहता। वो उससे कुछ बात करे, इसका मौका मिले। अब जहांगीर सिर्फ नशे में नहीं रहता, जहांगीर खतरनाक आदमी भी था। एक सैनिक ने अपना वेतन बढ़ाने के लिए कह दिया हॉकिंस के सामने, जहांगीर ने उसको शेरों से लड़ने के लिए छोड़ दिया पिंजरे में, क्योंकि तुम्हें शेरों से कुश्ती लड़नी है। उसने सोचा भाई इससे तो कुछ कहना भी बेकार है, यहाँ आके फंस तो नहीं गया मैं। अब ऐसा नहीं था कि चुपचाप भाग जाए, मतलब मौका मिलेगा कभी ना कभी। तो वो देखता था, उसके साथ में 10-20 गार्ड रहते थे जहांगीर के। वो बस इस बात के लिए थे कि जहांगीर कब आदेश करे पनिशमेंट देने का, और वो पनिशमेंट दे दे। अब उसने सोचा चलो कभी तो मौका मिलेगा। वो शाम वाम को बैठता था उसके पास में। ठीक है। तो अब इसको पहले भी पता था कि ये जो मुगल शासक है शराब पीते हैं, तो शराब वराब भी लेके आया था, रेड वाइन गिफ्ट करी इसको। उसने धीरे धीरे सारी खत्म कर ली, लेकिन इसको परमिशन नहीं दी। सब कुछ दिया इसको, 400 का मनसब बनाया। 400 जात का मनसब, मनसब मतलब मनसबदारी प्रथा थी मुगलों के टाइम पे। उसके लिए वेतन मिलता था, मतलब इसको वेतन भी मिलता था। इसकी शादी करवाई, एक आर्मेनियाई लड़की थी बहुत सुंदर, इसकी चॉइस से शादी करवाई। मतलब इसको सब कुछ दिया। लेकिन जब कभी भी ये बैठे कि भैया वो भाई साहब बिजनेस के बारे में बात करनी, अब नशे में समझ रहा जहांगीर को पगले, मतलब इसको परमिशन नहीं देता था। ये बेचारा 3 साल में थक गया। ये समझ गया कि यार मैं इसको जो समझ रहा हूँ ना चला लूंगा, इस पे चक्कर चला दूंगा, वो चक्कर चलने का नहीं है। यानी कहने का मतलब है हॉकिंस तो विफल रहा। हॉकिंस क्या बोलेंगे, विफल रहा। और इतना विफल रहा कि बेचारे की वापस जाते टाइम डेथ भी हो गई। अब दूसरा ऑप्शन खोजा जाए। दूसरा ऑप्शन कौन है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में? उन्होंने बोला यार ये पहले वाला तो बेकार है, हॉकिंस बढ़िया आदमी नहीं है। 1615 में, अब इन्होंने ऑफिशियली भेजा है, 1615 में आधिकारिक राजदूत, आधिकारिक राजदूत मतलब ऑफिशियल एम्बेसडर बना करके भेजा अपना, ऑफिशियल एम्बेसडर।
ऑफिशियल एम्बेसडर थॉमस रो, थॉमस रो को बनाकर भेजा। अब अंग्रेज इतना तो समझ चुके थे कि यार ये जो है ना मुगल बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि यार अकबर इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ के गया जहांगीर के लिए। अब इनके पास कुछ था नहीं कि उसको कुछ बड़ा गिफ्ट कर दें, क्योंकि उनके पास पहले से सब कुछ बड़ा बड़ा था, सो उनको तो सब कुछ छोटा छोटा लगता था। तो क्या बोलेंगे, उन्होंने थॉमस रो को बना के भेजा। थॉमस रो यहाँ पे एक बात समझ गया था कि ये जो मुगल है ना, ये पुर्तगालियों के प्रभाव में, और पुर्तगाली यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे बहुत अच्छा अपना। तो इसने क्या बोला कि पहले जो ये पुर्तगाली है ना, इनको थोड़ा कमजोर करना पड़ेगा। तो एक अंग्रेज अधिकारी आया था मिडल्टन, आपने को पता हो, तो उसने पुर्तगालियों को हराया था स्वाली वॉर में, यस और नो? स्वाली वॉर लड़ा गया था 1612 में। मतलब थॉमस रो के आने से पहले ये प्लानिंग हुई थी कि पुर्तगालियों को एक युद्ध में हराया जाए, कि कम से कम हमारी ओर नजर तो जाएगी, ये पुर्तगाली बड़ी शक्ति नहीं है, हम भी बड़ी शक्ति हैं। 1612 में तो स्वाली वॉर में पुर्तगालियों को हरा दिया अंग्रेजों ने। यहाँ पे अंग्रेजों का जो आपका नेतृत्व कर रहा था वो था मिडल्टन। तो कहने का मतलब है मुगलों को ये लगा कि हाँ यार ऐसा नहीं है कि पुर्तगाली ही शक्ति है, ये भी शक्ति है। तो यहाँ पर आकर उनका माइंडसेट चेंज होता है इनके लिए। तो ये क्या बोलते हैं, थॉमस रो को परमिशन दे देता है जहांगीर। तो परमिशन प्राप्त करने में कौन सफल रहा? थॉमस रो को परमिशन मिली, यस और नो? जी भैया। लेकिन जो ये परमिशन मिली है ना, ये मिली कोस्टल एरिया के लिए। कोस्टल एरिया बोले तो समुद्र तटों के लिए। कहाँ के लिए? समुद्र तटों के लिए। यहां पर आपका आंध्र में, जैसे आप जानते हैं कि इन्होंने अपना कहाँ पे आपका मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बनाई, मसूलीपट्टनम आंध्रा में, आंध्रा मसूलीपट्टनम में, कि कोस्टल एरिया में। ये समझ गए कि भाई अंदर व्यापार अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मुगल बहुत मजबूत है। ठीक है, या तो ये कमजोर हों या हम बार बार व्यापार कर लें। तो आंध्रा के मसूलीपट्टनम में यहाँ पे इन्होंने व्यापार किया था। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ये होता है कि इनका जो व्यापार है वो कोस्टल एरिया पर बढ़ने लगता है। और आप जानते ही हैं, ये जो व्यापार बढ़ रहा है उसके लिए परमिशन लेने में सफल कौन हुआ है? थॉमस रो। किससे? जहांगीर से। ये भी याद रख लेना, परमिशन इसको किससे मिली? जहांगीर से। कहते हैं जहांगीर को इसने गुलाब गिफ्ट कर दिया। अच्छा, मुगलों को गुलाब से कितना प्रेम है ये तुम जानते हो? कभी आप ध्यान देना कि बाबर की बेटियों के नाम किस पे है? गुल नाम से। गुल मतलब गुलाब से ना बेहद प्यार है। बाबर ईरान से मतलब ऊँटों पे लदवा के गुलाब मंगवाता था। जहांगीर को बेइंतहा प्यार था। और तुम जानते हो गुलाब दिल जीत लेता है, और सल्तनत कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मतलब ये कहते हैं कि हमारी जो सल्तनत थी ना, जो मुगल सल्तनत है, वो अंग्रेजों के लिए एक गुलाब में बिक गई, एक गुलाब में। और तुम जानते हो गुलाब की कीमत। ठीक है, उससे सब खुश होते हैं, सब में सब आते हैं। ठीक है, तो परमिशन मिल गई, इससे आगे चलते हैं। अब इन लोगों की जो नज़र थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो थी बंगाल पर। वाई बंगाल? देखो भारत की इकोनॉमी सब जो उस टाइम की क्या थी, जैसे आज मैं तुमसे ये बात करूं कि जो चाइना है, चीन है, वो पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग का 25% प्रोड्यूस करता है। मतलब पूरी दुनिया जो करती है उसका एक चौथाई मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? अकेला चीन। ऐसे ही उस समय पर पूरी दुनिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का 1/4 इंडिया प्रोड्यूस करता था, टेक्सटाइल का। ये वेस्ट बंगाल जो था हमारा, क्यों इस पे नजर थी अंग्रेजों की? क्योंकि यहां था टेक्सटाइल का बिजनेस। और टेक्सटाइल में क्या आता है भैया? धागे, यार्न, धागे हो गए, वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर किसकी नजर थी? क्योंकि ये दुनिया का 1/4 हम करते थे, वर्ल्ड्स 1/4, 25%। तो बड़ा बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? जी भैया बड़ा बिजनेस है, तो सीधी सी नजर है। दूसरा कारण क्या था कि ये प्रोस्पेरिटी का इसका कारण था यहाँ की उपजाऊ जमीन। और आज वाला वेस्ट बंगाल नहीं है, आज का जो बिहार है, आज का जो उड़ीसा है, ये सब किस में आते थे? वेस्ट बंगाल में आते थे। आज का जो बांग्लादेश है वो भी वेस्ट बंगाल में। तो इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा एक टेरिटरी होगा, कितना बड़ा क्षेत्र होगा। तो इन सब की नजर कहाँ पे थी आपका, कि भैया इस पे हम लोगों को जाना है। अब यहाँ पे दरअसल में कौन था? औरंगजेब का मामा। औरंगजेब का मामा कौन है? धीरे धीरे समय बीत का गया। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपका औरंगजेब का मामा था शाइस्ता खान, जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी से जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे कौन है शाइस्ता खान। अब शाइस्ता खान यार इतने तगड़े एम्पर का मामा है, मामा भांजे की तो वैसे भी बनती है। सर पॉलिटियन हिस्ट्री प्लीज मुझे डिसाइड करने दीजिए ना, मेरे साथ रहिए ना प्लीज, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपका हाथ पैर पकड़ता हूँ। मैंने कहा जब विषय खत्म हो तो उसकी उपयोगिता समझ में आएगी। कॉपरेट करिए, ऐसा नहीं कि समझोगे अभी, क्यों? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और फिर चीजें क्रिस्टल क्लियर रहेंगी, ऐसे बोलोगे मजा आ गया। ठीक है, औरंगजेब का मामा शाइस्ता खान था। अब दरअसल में होता क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी यहाँ पे आया था,
ईस्ट इंडिया कंपनी की नज़र किस पे? वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल पे जब ये नज़र रख रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि यार बिजनेस कैसे भी हो, जैसे भी पॉसिबल हो पाए। तो इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे ये जो व्यापार करते थे उस टाइम पे ये देते थे 2% टैक्स। कितना टैक्स देते थे? 2%। लेकिन ये शाइस्ता खान ने बोला कि भाई टैक्स जो है अब 3.5% होगा। और इसी टाइम ईआईसी में एक एरोगेंट ऑफिसर आ गया, एक घमंडी व्यक्ति ने यहाँ पे कमान संभाली, और उसका नाम था आपका जोसिया चाइल्ड। जोसिया चाइल्ड, क्या नाम है? जोसिया चाइल्ड। इसने बोला हम नहीं मानेंगे किसी मामा वामा की, किसी मामा की हम नहीं मानेंगे, यानी इसने 3.5% देने से मना कर दिया। ठीक है। अब ये सोच रहा था यार हम अंग्रेज हैं। अब आप जानते हो औरंगजेब एक बड़ी पावर था उस टाइम पे। एक फोटो दिखा रहा हूं मैं, तुम समझना इस जोसिया चाइल्ड ने क्या कराया। ये देखो फोटो, ये जोसिया चाइल्ड है और ये औरंगजेब है। मतलब एरोगेंस बिजनेस में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घमंड व्यापार में सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है। गर्दन झुकानी पड़ी। अब समझो इतनी सी बात को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भाई साहब, उन्होंने सोचा यार इस आदमी ने तो, जोसिया चाइल्ड ने तो अपने चाइल्डिसपन में, चाइल्ड ही है, बच्चा ही है, इसमें दिमाग ही नहीं है। बोले इसने तो यार हम जो है ना बिल्कुल खराब कर दिए। और ये वेट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो धैर्य कितना है। 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। इसकी अभी हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, कभी पूछो भी औरंगजेब के बारे में कुछ बात कर लो। औरंगजेब की क्या हो गई थी? 1607 में मौत हो गई थी। ठीक है। औरंगजेब के बाद में आया था फर्रुख सियर, एक शासक है। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में 1717 में फर्रुख सियर ने दस्तक जारी किया। दस्तक जारी किया कब? 1717। और दस्तक क्या है भैया समझो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो दस्तक मिला है, इसका मतलब था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपका बंगाल, बिहार, आज वाला बिहार, ओडिशा, बंगाल, बिहार, ओडिशा में क्या कर सकती है? फ्री ट्रेड। कोई पैसा नहीं देना, मुक्त व्यापार, कोई टैक्स नहीं। क्या बोलेंगे? फ्री ट्रेड, अर्थात मुक्त व्यापार का इसने आदेश जारी कर दिया। इसी को दस्तक कहा गया। दस्तक क्या है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फर्रुख सियर ने जो आपका मुक्त व्यापार के आदेश दे दिए। अब ऐसा क्यों संभव हुआ? देखो फर्रुख सियर आप सब लोगों को पता होना चाहिए 1713 से 1719 तक शासक था। और इसने अपने मतलब 1717 में, क्योंकि इस टाइम पे अंग्रेजों का एक शिष्टमंडल, एक डेलीगेशन मिलने आया, जिसका अध्यक्ष था यहाँ पे एक डेलीगेशन, जो ये आया आपका जो शिष्टमंडल यहाँ पे मिलने आया था, इससे बड़े चालाक थे अंग्रेज। जो ये अध्यक्ष आया उसका नाम है आपका जॉन सैरमन। जॉन सैरमन इसके बारे में पूरी रिसर्च करके आया फर्रुख सियर के बारे में। फर्रुख सियर जो है ना, उसको बैठने में दिक्कत थी। अब बैठने में क्यों दिक्कत थी, इसका थोड़ा सा आइडिया या अंदाजा तुम लगाना। उसके गलत जगह पर एक फुंसी थी। फुंसी समझते होगे ना? थोड़ा ठीक से बैठ नहीं पाता था, टेढ़ा तिरछा बैठता था थोड़ा। अब ये लोग इसके बारे में पता करके आए थे, तो अपने साथ में एक डॉक्टर भी लेके आया। पूछा जाता है फर्रुख सियर के समय पर आने वाले शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सैरमन थे, वो जो एक डॉक्टर था, डॉक्टर को बहुत मालामाल कर दिया था फर्रुख सियर ने। डॉक्टर हैमिल्टन, ये चुपचाप खड़ा हुआ था ऐसे हाथ करके, और इन दोनों की बात चल रही थी। बोलो सर हम बिजनेस के लिए वो परमिशन लेने आए हैं बंगाल वाले क्षेत्र में। आह, थोड़ा सा तिरछा होके, यार बताओ। अब इसने बोला सर जी तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? फर्रुख सियर से। अब ऐसी बातें कोई बताई जाती हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, लेकिन उसको महसूस हुआ थोड़ा सा। उसने बोला सर मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ। अब उसको तो पहले से पता है। बोला ये दिक्कत तब होती है। अब उसने सोचा यार पता ही चल गया तो छुपाना क्या है। बोले फिर, बोले आई एम ए डॉक्टर, मैं ठीक करूंगा ऐसा बिल्कुल। ट्रीटमेंट वो डॉक्टर ही था, एक्चुअल में डॉक्टर था, डॉक्टर बनने का एक्टिंग नहीं कर रहा था। उसने उसको ठीक कर दिया। भाई साहब इतना खुश हुआ, कहते हैं कि अपने हाथों की अंगूठियां उतार के, अपनी माला उतार के, 5,000 रुपये नगद, बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी उस समय, और साथ में बोला कि तुम्हें क्या चाहिए। और उसने क्या मांगा? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड। बोला ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने बहुत दिया है हमें, फैक्ट्रियों में काम कर करके, मेहनत करके। क्या बोलेंगे भैया? तो अंग्रेजों को ये मिल गया, नहीं मिला दस्तक, ठीक है। लेकिन आप जानोगे कि भाई जब औरंगजेब की मौत हो गई 1707 में, तो वो आप ये समझ सकते हैं कि औरंगजेब जो है वो अंतिम मजबूत शासक था। औरंगजेब के बाद में मुगलों का डाउनफॉल आया है। और डाउनफॉल का मतलब क्या था? डाउनफॉल का होने का मतलब ये है कि दोस्त आपका जो इनको रेवेन्यू आता था ना, भाई जैसे अकबर के टाइम पे, आज भारत में कितने स्टेट? 28 स्टेट है, और अकबर के टाइम पे थे आपका 15 सूबे।
तो 15 सूबे क्या करते थे, ये सब टैक्स कलेक्ट करके कहाँ भेजते थे, आगरा भेजते थे। लेकिन वो क्या हो गया कि जैसे जैसे फर्रुखसियर के बाद में तो बहुत सारे तो लोगों ने क्या बोल दिया, टैक्स देना मना कर दिया। सिर्फ एक ही जगह से इनका टैक्स जाता था और वो जगह थी बंगाल। बाकी जगह से इनका टैक्स जाना क्या हो गया था, बंद हो गया था। अब बंगाल से इनका टैक्स जाता था सिर्फ, और बंगाल से जो इनका टैक्स जाता था, तो याद रख लेना, छोटा सा पॉइंट बना लेना, मुगलों का रेवेन्यू, शॉर्ट नोट्स बनाया करो, फिर मुंह नहीं ताकना है। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो चीजें हमेशा क्लियर रहेंगी। मुगलों का रेवेन्यू क्या हो गया, घटने लग गया। और वेस्ट बंगाल रेवेन्यू देता था या नहीं देता था, वेस्ट बंगाल से रेवेन्यू जाता था भैया, राइट, ठीक है, बंगाल से टैक्स जाता था। बंगाल का एक नवाब था अलीवर्दी खान, उसकी 1756 में मौत हो गई, 1756 में। उसके बाद में सिराजुद्दौला आया गद्दी पर, और सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी से हद से ज्यादा नफरत करता था। इसके एक्ट देखे ना तुमने, सिराजुद्दौला के समय पे एक एक्ट हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि इसने 20 जून 1756 को, कौन सी घटना हुई थी बताओ, सुना होगा सभी साथियों ने। एक घटना हुई थी ब्लैक हॉल ट्रेजेडी, ब्लैक हॉल ट्रेजेडी। और ब्लैक हॉल ट्रेजेडी में क्या हुआ था दरअसल में, उसमें हुआ यह था कि 20 जून 1756 को इसने 146 लोगों को एक कोठरी में बंद कर दिया, और 146 लोगों को 10x8 की एक कोठरी थी, सुबह खोली 23 जिंदे, 123 मर गए, सिर्फ 23 बचे हुए हैं। इतना क्रूर है अंग्रेजों के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्शंस के लिए तो बिल्कुल क्रूर है। अंग्रेज बहुत चालाक थे, इस सिराजुद्दौला को उन्होंने हरा दिया, क्योंकि सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला का जो साथी आपका सेनापति था उसका क्या नाम था, अंग्रेज समझ गए थे कि यार हम कमजोर हैं, अंग्रेज और सच में इस स्थिति में कमजोर थे। लेकिन उनका जो सेनापति था, इसका क्या नाम है उसका, मीर जाफर, इसको क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। इस टाइम पे क्लाइव एक्टिव था। क्लाइव क्लाइव ने क्या बोल लिया, इसको लालच दे दिया, बोले हमारी वजह से तू बंगाल का नवाब बनेगा सिराजुद्दौला, जब तक तू गद्दी पर नहीं आ सकता कभी भी। तो जो 50,000 की सेना थी, इनके कितने 300 लोग थे क्लाइव के पास में, सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो मीर जाफर 50,000 लोगों को ये आपका ऑपरेट करता था। इसने वॉर ही नहीं किया, जो इसका कमांडर है उसने युद्ध लड़ा ही नहीं। तो सिराजुद्दौला को किस वॉर में हराया था ये बताएं जरा। तो क्या बोलेंगे, मीर जाफर जो एक गद्दार है, सिराजुद्दौला को हरा दिया गया, और 23 जून 1757 को एक वॉर हुआ जिसको हम बोलते हैं प्लासी का वॉर। क्या बोलते हैं इसको, प्लासी वॉर कहते हैं, प्लासी का युद्ध हम इसको कहते हैं, ठीक है। किसने जीता इसको, रॉबर्ट क्लाइव ने, ओके। यही वो वॉर है जो भारत में अंग्रेजी शासन की नींव डालता है। अंग्रेजी शासन, कभी आपसे क्वेश्चन पूछे ना, भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत किस युद्ध को आप क्रेडिट देना चाहेंगे, तो आप किसको देना चाहेंगे, ये सारी कहानी आप समझा देंगे। आप बोलेंगे कि हम ये श्रेय देंगे शुरुआत का प्लासी वॉर को। प्लासी कहाँ पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। अब उन्होंने बंगाल का नवाब, जो एकमात्र व्यक्ति था जो मुगलों को रेवेन्यू देता था, अब मुगलों का अंतिम रेवेन्यू भी खत्म हो गया या नहीं, मैंने कहा मुगलों को रेवेन्यू सिर्फ बंगाल से जाता था, बाकी जगह से जाना बंद हो गया था, अंतिम रेवेन्यू भी खत्म। यानी मुगल जैसे जैसे कमजोर हो रहे हैं, वैसे वैसे अंग्रेज क्या होते जा रहे हैं, आप देख रहे पा रहे होंगे, मजबूत होते जा रहे हैं। छोटी सी बात है। और फाइनली एक वॉर लिखना है यहाँ पे, इसके बाद की कहानी समझोगे, बक्सर वॉर, जिसको अंग्रेजी राज की स्थापना का, बक्सर वॉर। बक्सर वॉर कब का है, 22 अक्टूबर 1764, 1764। इसमें क्या हुआ था आपका, मीर कासिम था, समझना अब, सुजाउद्दौला था, सुजाउद्दौला, और थर्ड पर्सन था इसमें आपका कौन, शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड। देखो समझो कहानी, शाह आलम सेकंड ये एक मुगल शासक था जिसका भी बड़ा शासन रहा है, 46 ईयर्स इसने भी रूल किया है, 1760 से 1806 तक। तो जो ये शाह आलम द्वितीय, ये मुगलों की तरफ से था। मीर कासिम ये बंगाल का नवाब है, ये नवाब था। और सुजाउद्दौला था आपका अवध से, अवध से। शाह आलम कहाँ से था, ये मुगल है। अब इन तीनों ने मिलकर बोला कि यार अंग्रेजों को अगर अभी नहीं भगाया गया ना तो कभी नहीं भगा पाएंगे, हम तीनों को इकट्ठे लड़ना है। और ये तीनों के तीनों किसे लड़ रहे हैं, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से था हेक्टर मुनरो। कौन था, हेक्टर मुनरो और वर्सेज। लेकिन हुआ क्या, जीता कौन, हेक्टर मुनरो। अब जब नवाब हार चुके, मुगलों को भी उसने हरा दिया, और अवध जिसको एक शक्ति कहा जाता था उसको भी हरा दिया, तो पावर में कौन आ गए बताओ जरा, हु इज द पावरफुल, मुझे बताएंगे इस समय पर शक्ति कौन है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करेगी या नहीं करेगी, जी भैया, ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमानी करेगी। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो मनमानी करती है, उसने 1765 में दो ट्रीटी साइन करी, दो संधि, दो ट्रीटी साइन करी हैं, दो ट्रीटी साइन हुई। पहली ट्रीटी साइन हुई 12 अगस्त 1765, और दूसरी ट्रीटी साइन हुई 16 अगस्त 1765। कौन है, क्लाइव है। इन संधियों को साइन करवाने कौन है, क्लाइव।
और 12 अगस्त 1765 को इन्होंने ये जो संधि की ये की शाह आलम के साथ में। शाह आलम कौन है? मुगल है। शाह आलम द्वितीय था ये, शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड 1760 से लेकर के 1803 में तो कठपुतली बन गया था, और बेसिकली 1806 कह सकते हैं। तो शाह आलम द्वितीय से इन्होंने क्या बोला? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, कभी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त। अभी पीछे मैंने क्या बताया था, दोनों नाम अलग अलग है, देखो ध्यान से देखना। यहां पे क्या मिला है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार, मुक्त आदेश लिख रखा था मैंने, तुमने बताया नहीं? अरे भाई बता दिया करो, मुझसे भी कुछ गलत लिखे उसके लिए माफी। मुक्त व्यापार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए उसने क्या एक आदेश दे दिया मुक्त व्यापार के लिए। लेकिन यहां पर क्या मिला है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। अब भैया व्यापार तो समझ में आता है कि भाई किसी ट्रेड पर अगर कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है तो वो मुक्त व्यापार है, लेकिन दीवानी का क्या अर्थ है, इसको बात को समझे जरा ध्यान से। ठीक है, तो ये जो दीवानी का अधिकार है, इसका मतलब था, यहां दो तरीके से इसको समझना। दीवानी का जो अधिकार है, इसको दीवानी, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ। अधिकार किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसको मिली दीवानी, बताएंगे? अब भैया दीवानी दरअसल में होती क्या है, ये समझाओ। यानी कि जो टैक्स वसूलने का काम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। अब तक तो टैक्स किसको जा रहा था? मुगलों को। लेकिन अब पावर कौन बन गए? अब तक जो क्षेत्र मुगलों के अधीन था वो किसके लिए आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर एक शर्त लगाती है, उसको कहा जाता है बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में द्वैध शासन, क्योंकि पावर में आप कुछ भी करेंगे। बंगाल में द्वैध शासन यानी डायरकी, डायरकी 1765 में लागू, क्लाइव नहीं की, कौन है? क्लाइव लागू की। द्वैध शासन से क्या मतलब है? दो तरह का शासन हो गया, कि जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम होगा, रेवेन्यू कलेक्शन का जो काम होगा, अर्थात राजस्व संग्रह का जो पैसे इकट्ठा करने का काम होगा, वो तो होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का। और साथ में अगर हम बात करें, अगर आपका न्याय, जस्टिस की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, प्रशासन की, लोगों की जो शिकायतें हैं, लोक शिकायत, इसको निजामत कहा जाता है उस समय पे, आप इतिहास में पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, निजामत। तो लोक शिकायतें, ये काम दे दिया गया किसको? नवाब को। नवाब को पूरी तरह इन्होंने खत्म नहीं किया। इनको पता था अगर नवाब को पूरी तरह खत्म कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि जनता भड़क जाए या जनता विद्रोह कर दे। ठीक है, तो ये जो निजामत के कार्य थे, इन सबको क्या नाम दिया गया आपका? जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। और आपका जो पब्लिक ग्रीवियंस के मैटर्स थे, पब्लिक पब्लिक ग्रीवियंस के जो आपके अफेयर्स थे या मैटर्स थे, वो किसको दे दिए गए? नवाब को। इसी को कहा जाता है निजामत। निजामत। तो कुछ रह गया क्या बंगाल के नवाब के हाथ में? जब पैसा नहीं है तो भैया फिर क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल होती गई, और जब बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ 1765 में क्लाइव में, तो उस समय रेवेन्यू किसके पक्ष में गया? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में गया। इतनी सी बात तुम्हें समझनी थी यहां तक। किसके हाथ में गया है? तो समझ पा रहे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे पावरफुल होती जा रही है? हम सब करके बताएं मुझे, मजा आ पा रहा है या ऐसे बुद्धू बच्चे की तरह तो नहीं बैठे हुए हैं? बोले भैया फटाफट से, कोई दिक्कत? बात समझ में आई? 1600 के चार्टर में तो जो हमने पढ़ा, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम आगे का चार्टर समझेंगे, तभी ये समझ में आएगा। अब तुम समझोगे जो मैंने तुम्हें इतनी कहानी, इतिहास को क्यों जोड़ा है, ताकि आप आगे की स्टोरी को समझ पाएंगे, बेहद मजा आएगा। तो क्या बोला? 1600 में चार्टर मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को भैया, किसने? एलिजाबेथ ने बोला। 15 वर्षों के लिए मिला, 15 वर्षों के लिए एकाधिकार के लिए दिया गया उसको। ठीक है, और यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे क्या बोल दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम है, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसको हम मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जानते हैं। मर्चेंट एडवेंचर्स याद भी रख लो। इसका पहला अध्यक्ष जो था वो मेयर था। पहला जो अध्यक्ष इसका बनाया गया था, नोट कर लो कहीं किनारे में, इस कंपनी का जो पहला अध्यक्ष था वो मेयर था। मेयर कौन था? वो मेयर था। ठीक है, अकबर के टाइम पे ये बनी। 1850 एक्ट में इसके सारी चीज़ें खत्म हुई, क्योंकि 1850 एक्ट जब एक्ट आएगा तो क्राउन का शासन शुरू होगा। 1874 में इसको बंद कर दिया गया। 2003 में वो मैंने कहानी आपको बता दी, 2003 में फिर से शुरू हुई। 2005 में इसको संजीव मेहता ने खरीद लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय
अकबर के टाइम पे ये लोग आना चाहते थे, लेकिन हॉकिंस आए। हॉकिंस सफल हुआ क्या? नहीं भैया। थॉमस मुनरो थोड़ा सा सफल हुआ। फर्रुखसियर के समय पे इनको और सफलता मिली। और फर्रुखसियर के बाद में अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा सफल इनको किया किसने? किस वॉर की वजह से ये हो पा रहा है? बक्सर वॉर की वजह से। क्योंकि अगर ना तो बक्सर वॉर जीतते, ना आपका फिर इलाहाबाद की संधियां होती। इनको क्या बोलते हैं इन संधियों को? इलाहाबाद की संधियां, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधियां। जब मैं बोला करूँ ना दोस्त, अगर कुछ मिस हो भी जाए तो प्लीज लिख लिया करो, है ना। आप मेरे छोटे बड़े भाई बहन हो, माफ कर सकते हो ऐसी गलतियों के लिए मुझे, ठीक है। तो बक्सर के वॉर की वजह से ही क्या हुआ है? द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन में क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब क्या समझ गए? आपका क्या होंगे? आपका ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, दो तरह का, जिसको डायरकी हम बोलते हैं। तो दो तरह का शासन को जो होगा तो उसको बोलेंगे द्वैध। तो एक तरफ तो पैसा हो गया और एक तरफ शिकायतें हो गई, मतलब इसको तो कुछ काम मिला ही नहीं है। अब जब मैं रिलेट करने का प्रयास करूं तब समझना। अब एक नोट बना लो, छोटा सा लिखो, चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट 1726, 1726। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कलकत्ता, क्योंकि अब इनका बिजनेस बढ़ रहा है। कलकत्ता तो इन्होंने टेक ओवर कर ही लिया, बंगाल वाला। कलकत्ता, बंबई में भी इनका व्यापार था, मद्रास, पहले महानगरों को देख रहे हैं, और ये सभी कहाँ हैं? समुद्र के किनारे हैं। कलकत्ता, बंबई, मद्रास, प्रेसिडेंसी के गवर्नर, प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई, कानून बनाने की शक्ति। ठीक है। कहाँ कहाँ पे इनका व्यापार हो गया था मैंने आपको बताया? बताइए जरा मुझे। आप कहोगे भैया बंबई में इनका व्यापार हो गया, ठीक है, बंबई। मद्रास में इनका व्यापार हो गया भैया, मद्रास, ये क्षेत्र था मद्रास। और आपका कहां पर? कोलकाता में, कलकत्ता में इनका व्यापार हो गया। कोलकाता नाम तो बाद में हुआ, कलकत्ता में। अब देखो, जब इनको व्यापार चलाना है तो यहाँ पे क्या है? एक एक गवर्नर है। कौन कौन है यहाँ पे? एक एक गवर्नर है। उन गवर्नर्स को क्या दी गई है? पावर दी गई है। किसके लिए पावर दी गई है? पावर्स फॉर मेकिंग द लॉ, पावर्स फॉर लॉ मेकिंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भारत शामिल है पूर्वी देशों में। देखो, पूर्वी देशों से अगर मैं बात करूं, कभी आप इस बात के कंफ्यूज ना हो ना, आप वर्ल्ड के मैप को देखना कभी, वर्ल्ड मैप आप देखें तो वर्ल्ड मैप में अगर मैं बात बताऊं आपको, तो यहाँ पर आपको जब यूरोप आएगा, तो जो पूर्वी देशों का व्यापार था वो इसके लिए दिया गया था, इस एरिया के लिए, सारे के लिए, इस वाले एरिया के लिए भी और इस सारे एरिया के लिए भी। ठीक है, आपके पास कभी वर्ल्ड मैप हो तो आप समझ लेना, यूरोप के कंपेरिजन में इस एरिया और इस एरिया के लिए, सबके लिए। ओके सर जी, इंग्लिश में लिख दीजिए बेटा। ये दो लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं बोल रहा हूँ ना। पावर्स फॉर लॉ मेकिंग, अब इतनी सी अंग्रेजी अगर तुम नहीं लिख पा रहे हो, पावर्स फॉर लॉ मेकिंग बोलने के बावजूद नहीं लिख पा रहे हो, तो ये तो गलत बात है, गलत बात है दोस्त। थम्स अप करो एक बार कमेंट करके। नहीं, क्लास 1.5 घंटे होगी भाई, क्लास 1.5 घंटे होगी, आप अपने टाइम से देखें उसको प्लीज। जब मैं इस बात के लिए शुरू में आपको बता चुका कि क्लास का आप 1.5 घंटे का टाइम मान के चलिए, इवन 1 से 3 2 घंटे का मान के चलिए। अच्छा चलो, अभी तुम देखो, थम्स अप करके बताओ कौन कौन 2 घंटे पढ़ सकते हैं। अभी पता चलेगा तुम्हारा पढ़ने का पोटेंशियल। यार थोड़े ताकतवर बनो, ठीक है। तो कानून बनाने की शक्ति दी गई। तो कानून जो ये बनाएंगे, किसके लिए कानून बनाएंगे? कानून बनाने की शक्ति क्या भारत का कानून बनाएंगे? भारत का कानून थोड़ी ना बनाएंगे। ये कानून बनाएंगे किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसके कानून? ईस्ट इंडिया कंपनी के कानून बनाने की शक्ति दी गई है। थैंक यू। आगे आएंगे। अब आते हैं मेजर एक्ट, जिसका नाम है, नोट करके लिखना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्योंकि मैं आज की चीजों को अगर कल पर छोड़ दूंगा तो तुम्हारे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक टॉपिक रोज क्लियर करके जाना है जो एक दूसरे से रिलेटिंग है। वो 40 मिनट में हो जाएगा तो 40 मिनट में छुट्टी करेंगे, ठीक है। लेकिन वो 1.25 घंटे में होगा तो 1.25 घंटे चलाएंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसलिए तो रोते रहते हो फिर, मुझे जीएस याद नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अब भैया बस इतना थम्स अप ठीक है। मुझे ये नहीं पता चला 1 घंटा 10 मिनट कब बीत गए। हाँ, तुम्हें भी नहीं लगना चाहिए पढ़ते टाइम, तुमको तो पढ़ना है यार, चीजें कैसे फिर चेंज कर पाओगे। यहाँ नोट, अब छोटे से पहले नोट बना ले तब देखेंगे। ब्रिटिश पीएम, इस टाइम पे जो ब्रिटिश पीएम था उसका नाम था नॉर्थ, ब्रिटिश पीएम नॉर्थ की गुप्त समिति, एक सीक्रेट कमेटी उसने बनाई थी, गुप्त समिति अर्थात सीक्रेट कमेटी उसने बनाई,
की सिफारिश पर, सिफारिश बोले तो रिकमेंडेशंस, इसकी रिकमेंडेशंस पर ब्रिटिश पीएम था नॉर्थ, उसकी एक गुप्त समिति थी। और ये गुप्त समिति का क्या काम था देखेंगे। ये गुप्त समिति उसने दरअसल में क्या किया था, 1772 में उसको फॉर्म किया था, 1772 में गठित की थी। और इसका काम ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई करप्शन चल रहा हो, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं है। अब देखो इन्होंने लॉ मेकिंग की पावर्स तो दे दी 1726 में। इनको पता चलता है कि जो गवर्नर है ना वो अपना बिजनेस सेट करने लग गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का रेवेन्यू तो घटने लगा, उसमें जो ऑफिसर्स थे वो अपना सेल्फ का बिजनेस, खुद का पैसा बनाने लगे। अब खुद का पैसा बनाने लगेगा कोई आदमी और कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, तो भैया बताओ मुझे नुकसान होगा कंपनी को या नहीं? बिल्कुल होगा भैया। और कंपनी को जो नुकसान होने लगा, अब इसी से चीजों को समझेंगे, नोट बना लें। 1773 का एक्ट कंपनी में लिख लो, ईस्ट इंडिया कंपनी लिख लो ना, कभी सोचो कौन सी कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, मतलब उसमें जो गड़बड़ियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया। क्या मेजर फंक्शन क्या था इसका, किस चीज के लिए लाया गया, कभी भी मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे 1773 के ईस्ट इंडिया कंपनी में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए, टू रिमूव द डिफेक्ट्स। किस चीज के लिए लाया? टू रिमूव द डिफेक्ट्स। उसमें जो कमियां थी, किसी चीज में जो कमियां उनको दूर करना है, तो डिफेक्ट्स जितने भी हैं उनको दूर करने के लिए ही आया। अब क्या करते हैं ये दूर करने के लिए? इन्होंने बोला कि जो बंगाल का गवर्नर है, कौन था बंगाल का गवर्नर इस टाइम पे बता सकते हैं? बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। अभी गवर्नर जनरल बना रहे मतलब पावर बढ़ रही है। कौन बना था बताइए जरा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हेस्टिंग्स। जानते हो तभी तो मजा आता है जब तुम उत्तर देते हो। तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी पावर्स बढ़ी। और ये पावर जब बढ़ी 1773 के एक्ट में, देखना इनके पीछे मकसद क्या है इनका। तो इन्होंने क्या कर दिया कि मद्रास और बंबई के गवर्नर इसके अंडर में कर दिए। मद्रास और बंबई जो था, मद्रास और बंबई के जितने भी गवर्नर थे वो क्या कर दिए, इसके अधीन कर दिए। किसके अधीन? यानी कि हम लिख सकते हैं सीधा सा शब्द, बंगाल के अधीन, बंगाल के अधीन। ठीक है, बंगाल के अधीन कर दिए, इन अंडर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा और मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है वो उसके अधीन होंगे। अब मुझे बताओ हमारे देश में या कहीं पर भी अगर कोई एक सुप्रीम पावर हो जाए और उसके नीचे सब काम करें तो ऐसी प्रणाली को क्या कहते हैं? जिस प्रणाली में एक चीज क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, या मैं पूछूं कोई एक चीज जो आपका केंद्रीकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, एकीकृत भी छोड़िए, जो सेंट्रलाइज्ड है तो क्या बोलेंगे? तो इसी व्यवस्था को हम कहते हैं, और भारतीय संविधान में जन्म हुआ है यहां से किसका? केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। एक चीफ हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म हुआ। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा केंद्रीकृत प्रणाली के जन्म के बीज, द सीड्स ऑफ राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम, क्या बोलेंगे इसको? राइज ऑफ सेंट्रलाइज सिस्टम। ये किस एक्ट में मिलता है? राइज ऑफ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, केंद्रीकृत प्रणाली का जन्म। कौन है चीफ? कौन है? क्या बोलेंगे? चीफ कौन हो गया इसमें? बंगाल का गवर्नर जनरल, मद्रास बंबई गवर्नर उसके अधीन हो गए। तो कैसी प्रणाली होगी? केंद्रीकृत प्रणाली होगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, जो गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग्स लिख लेना जो नहीं जानते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, फॉर द हेल्प ऑफ जीजी, गवर्नर जनरल लिख लेना। कौन है? जीजी। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय, कितने मेंबर्स की टीम बनाई गई? एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई, कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी, कार्यकारी, ये कार्यकारी नहीं, 4 सदस्य परिषद ही बोल दो ना, सीधे सीधे कार्यकारी की बोलना। 4 सदस्य परिषद होगी एक। 4 मेंबर्स काउंसिल फॉर द हेल्प ऑफ जीजी, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए। ठीक है, अब यहां पे हम क्या कह सकते हैं देखो, किसकी? गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 सदस्यीय काउंसिल होगी।
बात को समझना थोड़ी गहराई से, रटने के हिसाब से नहीं। तो ये जो 4 मेंबर थे, यहां पर कोई भी जो डिसीजन होगा वो मेजॉरिटी के आधार पर होगा। डिसीजन कैसे होगा? बहुमत से। कोई भी निर्णय कैसे आएगा? बहुमत से आएगा। मतलब किसी भी मामले में अगर ये 4 मेंबर में बहुमत है, अब 4 मेंबर्स में बहुमत के लिए कितने लोग होने चाहिए बताओ पक्ष में? कितने लोगों का वोट जरूरी होगा? आपका कॉमन सेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 मेंबर्स हैं किसी काउंसिल में, वहां पे हमको मेजोरिटी चाहिए, तो कितने मेंबर्स चाहिए? बोलो भाई फटाफट से। आंसर करेंगे दोस्त? भाई रिफ्रेश तो करो। 3 3 3 3, बेसिक सी बात है, मतलब सबको समझ है। भाई अगर 2 2 हो जाए तो 50 50 हो गया। तो मेजोरिटी का मतलब है कि क्या, इसमें से जो 3 मेंबर होंगे गवर्नर की काउंसिल के, अगर वो बोलेंगे यस, तो तब वो फैसला हो सकता है। यहां पे गवर्नर जनरल को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, इसको दी गई है वीटो पावर। गवर्नर जनरल को क्या दी गई है यहां पे? वीटो। वीटो, या मैं बोल सकता हूं इसको दिया गया है निर्णायक मत। यानी अगर फैसला 2 2 से है, तो जिस पक्ष में गवर्नर जनरल वोट दे देगा वो डिसीजन हो जाएगा, यस और नो। समझ रहे हैं थोड़ी सी बात बहुमत का? भाई मान के चलो यहाँ पे 2 2 ने बोला 50 50 है, गवर्नर बोल दे नो तो चीज नहीं होगी, वो बोल दे यस तो चीजें हो जाएंगी, कोई भी जो डिसीजन है वो मान्य हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन आपने कहां पर देखा है बहुमत वाला? क्या हमारे देश की जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, उसमें बिल्कुल यही नहीं होता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं? यस और नो। किसी भी बिल के बारे में आप देख लीजिए, किसी भी एक्ट को जब आप पारित कराने जा रहे हैं तो वहां पर बहुमत से ही निर्णय लिए जाते हैं, यानी होता है। तो यहां से एक राइज और हो गया, तो बड़ी छोटी सी समझने की बात है, यानी कि यहां से हो गया दोस्त आपका क्या, कार्यपालिका का उदय। देखो भारत के संविधान में कार्यपालिका है। अब आपसे कभी आज से पहले कोई क्वेश्चन पूछता कार्यपालिका के उदय के संकेत किस एक्ट से मिलते हैं, तो पता था आपको? सही सही बताना। कार्यपालिका का उदय अच्छे बच्चों को तो पता होगा, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता होगा। राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के उदय के नींव या कार्यपालिका के उदय के बीज किस एक्ट से मिलते? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्त, और एक छात्र को इसी से आनंद की उत्पत्ति होनी चाहिए। अगर यहां से भी जूस प्रोड्यूस नहीं हुआ ना फिर बेकार है। 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सॉरी उच्च बोल रहा हूँ, उच्च न्यायालय कहाँ का था आपका? वो भी कलकत्ता का, लेकिन वो 1862 का है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय बोले तो किस आर्टिकल में बताया था कल सर्वोच्च न्यायालय, जरा बताना। सुप्रीम कोर्ट। 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ओके। और क्या हुआ था सर्वोच्च न्यायालय में, जरा बताएंगे? इसमें कहा गया था सर्वोच्च न्यायालय को यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अगर मैं आज की बात करूं, आज के हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय किस आर्टिकल में कहा गया है? यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। भैया अभिलेख न्यायालय होने का मतलब क्या होता है? यानी कि एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं, इस बात का क्या मतलब है? बहुत बढ़िया, आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया। देखो अभिलेख न्यायालय होने का मतलब यह है कि यदि इसकी अवमानना हुई, यानी इसका कोई फैसला है और फैसले को न मानने पर यह दंडित कर सकता है, यानी इसके डिसीजन को अगर आपने डिसोबे किया तो पनिशमेंट दे सकता है या नहीं? आप बोलेंगे जी भैया, तो दंड का प्रावधान है, पनिशमेंट दे सकता है। दूसरा क्या है, इसके जो फैसले होते हैं, इसके जो डिसीजंस हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। कोई भी जो जजमेंट सुनाया गया है वो सुरक्षित रहेगा और उसको एक एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है। एज ए एविडेंस यानी कि एक नजीर के रूप में उसको अन्य किसी सुनवाई में प्रयोग किया जा सकता है कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और अन्य अदालतों को उस बात को मानना होगा या नहीं। जी भैया, यानी साक्ष्य के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है, नजीर के रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। ठीक है, तो अवमानना पर दंड देगा न्यायालय की, आप अवमानना कर रहे हैं, ठीक है, तौहीन कर रहे हैं, और उसका फैसला सुरक्षित रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट, तब ये बोला गया कि 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय है यह एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय यानी भाई साहब, जब अभिलेख न्यायालय किसी चीज को हम बता रहे हैं कि एक कोर्ट होगा जिसको ना माने, तो यही तो न्यायपालिका में होता है या नहीं होता? यस और नो।
यस और नो, यानी कि न्यायपालिका का उदय यहाँ से आपको देखने को मिलता है या नहीं? राइज ऑफ जुडिशरी। तो भारत का संवैधानिक विकास चल रहा है, ये है असली संवैधानिक विकास। वो नहीं जो आप पढ़ के भाग जाते हो सर्वोच्च न्यायालय, क्या पढ़ते हो? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें 1774 में सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है भैया अगला एक्ट पढ़ते हैं। हाउ टू रिलेट? न्यायपालिका का उदय यानी कि राइज ऑफ जुडिशरी हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? भैया बिल्कुल हुआ है, यही तो मजे की बात है। ठीक है, आगे चले। मुझे बताओ मुख्य, यहीं पे बताएंगे, सॉरी यहीं पे बताओ मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसके, फटाफट से बताओ। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश कौन थे इसमें? ये तो कॉमन फैक्ट है, फिर बोलोगे भैया कॉमन फैक्ट तो कराया ही नहीं। कौन बने थे चीफ जस्टिस? इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो चीफ जस्टिस थे आपका, चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पर? तो चीफ जस्टिस थे यहाँ पर दोस्त आपका एलिजा एम्पे। सर पर लॉर्ड पॉड ये मत लगाया करो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। और 3 थे अन्य न्यायाधीश, 3 अदर जजेस थे। मेरे स्टूडेंट्स कट कर देते हैं किताबों में से लॉर्ड को भी। 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर। एक बच्चा तो मुझसे इस बात पे कह रहा था, कह रहा भैया क्या तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने कहा भाई तुम्हें दिक्कत हो ना हो, मेरा जीवन है, मैं किसे दिक्कत मानूं ना मानूं, मेरा निजी चुनाव है ना। मुझे तो नहीं लगता उनमें ईश्वर जैसा कुछ, इन्होंने हमारे देश को लूटा हो। आपको दादा भाई नौरोजी का ड्रेन थ्योरी पढ़ना चाहिए फिर इकोनॉमिक्स में, कैसे उन्होंने बताया था कि अंग्रेज सरकार कैसे लूट कर रही है। तुम्हारे लिए होंगे, हमारे लिए तो नहीं है ना। 3 अन्य न्यायाधीश थे, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, छोटा सा पॉइंटर बनाएंगे। कंपनी पर नियंत्रण कसा गया, किस लिए आया था कंपनी पर दोस्त के लिए? कंपनी पर नियंत्रण किया गया। 1773 कंट्रोल्स द कंपनी। इसमें क्या था? मैंने आपको एक बात बताई थी शुरू में, 1600 एक्ट के में, 1600 जब हम चार्टर चार्टर पढ़ रहे थे, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, निदेशक मंडल था, उसके जो मेंबर थे कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाते थे? जरा बताइए फटाफट से, कितने दिन के लिए अपॉइंट किए जाते थे उसके मेंबर्स? सबका आंसर आए। तो कंपनी पर जो ये नियंत्रण किया गया, इसमें एक बात बोला गया कि भाई अब 24 डायरेक्टर जो पहले 1 साल के लिए होते थे ना, जो 24 डायरेक्टर्स हैं, इनमें से क्या होगा, 1/4 जो होंगे वो हर वर्ष रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। 1/4 क्या बोलेंगे? एवरी ईयर क्या होगा उनका? रिटायरमेंट होगा, रिटायर हो जाएंगे वो। छोटी सी बात है, 24 में से 1/4 यानी 6 हर साल बदलते रहेंगे। और क्या कर दिया गया यहाँ पे कि जिसके 1000 पाउंड के शेयर हैं यहाँ पर, 1000 पाउंड शेयर जिसके हैं यहाँ पर, वही सिर्फ वोट कर पाएगा, वोट का अधिकार दे दिया। पहले ये 500 पाउंड हुआ करता था, किसी मामले पे 24 लोग जब वोट डालते थे तो पहला अधिकार होता था 500 पाउंड का 1600 में, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, 1000 पाउंड कर दिया गया। और साथ में क्या बोल दिया गया कि भैया 24 डायरेक्टर्स में से जो आपका 1/4 है हर साल रिटायर होंगे। तो अब मुझे बताओ कार्यकाल कितना हो गया डायरेक्टर्स का, कैलकुलेशन करके बताओ। तो आप कहेंगे भैया जी कि ये जो आपका 1/4 यानी कि 6 1 में घट रहे हैं, तो इस तरह से क्रम बनते बनते इनका जो कार्यकाल है वो हो गया अभी 4 वर्ष। तो जो कार्यकाल 1 वर्ष होता था, उस कार्यकाल को बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 4 वर्ष। दूसरी चीज क्या की गई कंपनी पर नियंत्रण के लिए? कर्मचारी बिना लाइसेंस के, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्कर्स हैं, कर्मचारी बिना लाइसेंस के, विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के, ना तो वो कोई प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं, निजी व्यापार, क्या बोलेंगे, प्राइवेट बिजनेस को क्या कर दिया गया, प्राइवेट बिजनेस को क्या बोल दिया गया उन्होंने कि भैया प्राइवेट बिजनेस जो है, क्योंकि नॉर्थ ने, मैंने बोला ब्रिटिश पीएम थे नॉर्थ, उन्होंने क्या भेज दी, एक सीक्रेट कमेटी भेज दी थी, एक गुप्त समिति भेज दी। उस गुप्त समिति ने जाकर के बताया कि भैया बड़ी गड़बड़ चल रही है, ये तो खुद को पैसा बना रहे हैं अपना, आप मालामाल होते जा रहे हैं। तो निजी व्यापार पर रोक लगा दी, ठीक है, कैंसिल। रिश्वत के लिए क्या बोल दिया, कोई भी ब्राइब अब नहीं ले सकते हो, कोई भी घूसखोरी नहीं चलेगी। और जो उपहार हैं, जो गिफ्ट तुम ले लेते हो, उपहार यानी कि गिफ्ट भी नहीं होंगे, कोई गिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। अगली चीज एक नोट करें, अब कुछ 1773 के एक्ट में आपको कमी दिखी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताओ क्या कमी है? 1773 एक्ट की कमियों को, लास्ट स्टेटमेंट मेरा समझ के जाना और 5 क्वेश्चन करके जाना। कमियों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए
1773 के एक्ट में कमी दूर करें तो कमी होंगी ना। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। कौन सा एक्ट आया? तो पहले तो हमको गौर ये करना पड़ेगा कि भैया कमी क्या है। देखो कमी क्या थी। जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जिसको नाथ एक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश पीएम नाथ का है, तो आप समझ ही गए होगे आप। इसमें कमी क्या थी? हमने एक गवर्नर जनरल बनाया था अभी या नहीं, जिसकी 4 सदस्यीय एक परिषद थी? यस और नो, आप समझे? अभी मैं आपसे पूछूं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने लोग थे? 4 लोग थे, और बहुमत से निर्णय होता था। गवर्नर जनरल को क्या दिया गया था? आपका निर्णायक वोट, जो डिसीजनेबल वोट है, वो दिया गया इसको। तो जो गवर्नर जनरल है उसके पास पावर्स हैं या नहीं है? कानून बनाने की शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल्स को, और इसके तो अधीन कर दिए वो। लेकिन सबसे बड़ी शक्ति कौन बन गया? गवर्नर जनरल बन गया उस इलाके में या नहीं? जी भैया, इसके पास कानून बनाने की शक्ति थी। अरे भैया, देखा था या नहीं? मैंने आपको यहां पर पढ़ाया कानून बनाने की शक्ति। हाँ देखिए, चार्टर एक्ट 1726 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उनको कानून बनाने की शक्ति मिली। बाद में क्या हुआ आपका, जो बंबई और मद्रास है वो किसके अधीन कर दिए गए? कलकत्ता के। यहां देखिए, बंबई और मद्रास किसके अधीन कर दिए गए? यानी कानून बनाने की शक्ति तो किसके पास हो गई? अब कानून बनाने की शक्ति किसके पास हो गई है? किसके अंडर में हो गई? गवर्नर जनरल के। तो गवर्नर जनरल मेरे प्यारे दोस्त पावर है या नहीं है? अभी हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट भी होगा, और सुप्रीम कोर्ट को हमने कहा इसकी अगर डिसीजन तुम नहीं मानोगे, इसकी अवमानना करोगे तो दंड दे सकता है। तो भैया 2 पावर हो गई या नहीं हो गई? दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे या नहीं होंगे? दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस बिल्कुल होंगे भैया। अब जो लोग थे वो गवर्नर जनरल के पास भी चले जाते थे, बोले जी तुम्हारे जो अधिकारी हैं रिश्वत ले रहे हैं। गवर्नर जनरल अपना डिसीजन सुना देता था, बोला इसको मुर्गा बना लो, मतलब लाइक एग्जाम्पल। सुप्रीम कोर्ट के पास भी लोग जाते थे क्योंकि वो न्यायिक शक्ति था, दोनों डिसीजन सुना रहे थे। अब ये दोनों के बीच में ये कमी हो गई, तो इस कमी को दूर कैसे लिया जाए? समझ गए क्या कमी थी? थम्स अप करके बताएं क्या कमी है। तो यहां पे एक डिसीजन दिया गया 1781 में, और 1781 में कहा गया गवर्नर जनरल के कार्यों में, जीजी के कार्यों में, जीजी जीजी है, गवर्नर जनरल के कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। इतना तो तुम लिख लिया करो यार, सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहते, लिखने की जरूरत है क्या? सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि किसी भी प्रकार की उसके डिसीजन के बीच में नहीं आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर इन द एक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल। जी समझ जाओगे ना? तो किसको बड़ी पावर बना दिया गया अब बताएंगे? 1781 के एक्ट में किसको बड़ी पावर बनाया गया? गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके कार्यों में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। अब जर्नल लॉजिक लगाइए, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है क्या ये न्यायपालिका का उदाहरण है? जी भैया। गवर्नर जनरल मैंने बताया था इसकी हेल्प के लिए एक आपका परिषद है, ये कार्यपालिका का उदाहरण है, कार्यों को कर रहा है, विधियों का क्रियान्वयन यही करेगा, ये इसके बीच में नहीं आएगा, ये इन्होंने बोल दिया ये न्यायपालिका। दोनों के कार्य अलग कर दिए ना, यानी कि गवर्नर जनरल के कार्यों में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों के कार्य अलग कर दिए, हाँ या ना? तो आप कहेंगे भैया मजा ही आ गया, ये हमारा किस आर्टिकल में है जरा बताएं। ये हमको दर्शाता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कभी भी पूछे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये हमको किस एक्ट में देखने को मिलता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और आज के अगर हम संविधान की बात करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अलगाव बता दिया, सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। मेरे दोस्त बताएंगे मुझे एक बार कि आज अगर हम बात करें संविधान की तो किस अनुच्छेद में? तो आप कहेंगे भैया आर्टिकल 50 में। कमाल, तुम इतने ज़बरदस्त बच्चे हो, तुम्हें पता है हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। क्लास को महसूस कर पा रहे हो या नहीं? जो महसूस कर सकता है वही समझ सकता है। ओके, तो हमारा यहाँ पर ये खत्म होता है आपका 1781। समझ गए सारी चीज़ें? 1600 में रिवाइज कर चुका था, अभी एक बार 1773 को देख लेते हैं। 1773 में क्या हुआ? ब्रिटिश पीएम ने नार्थ ने सीक्रेट कमेटी का गठित करके क्या कर दिया, उसने देखा कि भाई क्या कमी है, तो पता चलता है ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे भ्रष्टाचार में संलिप्त है, करप्शन को आगे लेके आ रहे हैं। तो इसने बोला इसकी कमियों को दूर करेंगे तो रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ
ऑफ 1600 जो आपका चार्टर था। बंगाल के गवर्नर को पावर दी गई कि भाई एक व्यक्ति होना चाहिए केंद्रीकृत जिसको जिम्मेदार बनाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना। अब से पहले क्या था, 3 व्यक्ति थे, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा है, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा है, ये भी भ्रष्टाचार कर रहा है। अब ऐसा पॉसिबल है क्या इसके कार्यों को अलग से देखा जाए, इसके कार्यों को इसे अलग रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इसे तो इकट्ठा एक आदमी बनाया जाए ना, भैया तू रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इसीलिए तो कंपनियों में हायरार्की होती है। इसी भी किसी जगह पे क्या होता है कि भाई एक व्यक्ति जो है वो अगर रिस्पॉन्सिबल हो जाए तो वो नजर रखेगा फिर सब पे, और ज्यादा से ज्यादा चांस होंगे कि ये ज्यादा भ्रष्ट होगा, अगर ये भ्रष्ट है तो सब भ्रष्ट, और ये नहीं है तो भ्रष्ट फिर कम, जो करप्शन है वो कम होगा, अगर टॉप मैनेजमेंट कम करप्ट है तो, है ना। तो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए फिर गवर्नर जनरल अगर शीर्ष शक्ति बना दिया तो उसकी हेल्प के लिए 4 काउंसिल दी गई, लेकिन यहाँ पर भी गवर्नर जनरल के लिए क्या बोल दिया, बहुमत से निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि कभी अपनी मनमानी कर ले, पता चले इसके मनमानी होगी। कानून तो बना सकता है लेकिन अप्लाई करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बहुमत की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से हमको पता चला राइज ऑफ एग्जीक्यूटिव। सर्वोच्च न्यायालय बना, यहाँ से हमको पता चला राइज ऑफ जुडिशरी। कंपनी पर जो नियंत्रण किया गया कि बिना कंपनी जो है लाइसेंस के कोई भी अपना व्यापार नहीं करेगा, ठीक है, रिश्वत कोई नहीं लेगा, उपहार कोई नहीं लेगा। फिर भी कुछ कमी रही कि 2 पावर्स हमने दे दी, गवर्नर जनरल को, सुप्रीम कोर्ट को भी। दोनों के बीच में क्या हो गया आपका, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस हो गए। तो एक डिसीजन लाया गया 1781 में कि गवर्नर जनरल के कार्य में सुप्रीम कोर्ट कोई भी आपका साथी इंटरफेयर नहीं करेगा, उसका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कोई भी, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया। छोटी सी बात, आगे आएंगे। अब समझे कुछ। अब जब कल हम 1784 के एक्ट को पढ़ेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट को, तो जो आज कहानी सुनाई है ना हिस्ट्री की, वो कल उंगलियों पे होनी चाहिए, तब और मजा आएगा, तब उसको समझेंगे। मैं सोच रहा था 1784 पे हम उसको पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास वो समय ओवर हो चुका। बोलो भी फटाफट से। एसएससीजीएल 2022 प्रीलिम्स। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस शासक को चार्टर दिया था, एलिजाबेथ फर्स्ट। एलिजाबेथ फर्स्ट। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था, केवल भूभाग, लैंड ओनली, ट्रेड एंड लैंड, नो लैंड ट्रेड, या बोला था नन ऑफ द, वो भूभाग नहीं व्यापार। मैंने कहा शुरू में एक स्लोगन से शुरू हुई थी, भूभाग नहीं, सिर्फ बिजनेस करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे, सिर्फ व्यापार करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशन के प्रीलिम्स में पूछा गया है किसी के में, बताएंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया था। देखो अब इस कथन को कभी गलत मत कर देना, 1599 में ही इसकी स्थापना हुई है। 31 दिसंबर 1600 को तो चार्टर मिला है, 31 दिसंबर 1600 को मिला है चार्टर। तो इसको भी अपने नोट्स में एडिट करिए और लिखिए, अगर कभी पूछेगा फॉर्म कब किया गया इसको, फॉर्म इन 1599, एकदम ठीक है। जिसको द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जाना जाता था, एकदम से ठीक है, द मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए दिया गया था। भैया बताए कितने ईयर्स के लिए, भैया 15 ईयर्स के लिए, 15 ईयर्स के लिए। जो मोनोपोली दी गई थी, मोनोपोली हम पढ़ेंगे 1813 के एक्ट में खत्म होगी मोनोपोली। इसने 1608 में सूरत में कारखाना खोलने का निर्णय लिया, नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी के एक अधिकार को जेम्स प्रथम ने, क्या बोले, नहीं नहीं ठीक है ना, ये सी 1608 में सूरत के निर्णय लिया, निर्णय पूछ रहे हैं, डिसीजन लिया। मैं सोच रहा हूँ निर्णय, 1608 में सूरत में कारखाना खोला, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे जो पहला कारखाना उन्होंने अस्थायी खोला था वो मसूलीपट्टनम में खोला था, और मसूलीपट्टनम के बाद में फिर उसको 1613 में आपका सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोली थी, स्थायी जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक कोठी उन्होंने स्थापित की थी, है ना। तो 1613 में तो, लेकिन ये डिसीजन जब लिया गया था, ये इसी डिसीजन के साथ में हॉकिंस आगे गया था कि परमिशन मिल जाए कैसे बिजनेस की, यानी बी गलत है, सी सही है। कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को जेम्स प्रथम ने खत्म कर दिया था 1609 में, नहीं भैया 1813 के एक्ट में, 1813 के एक्ट में खत्म हुआ था। उसमें भी आपका वो चाय वाला तो बच गया, चाय का एक अधिकार थोड़ी ना खत्म हुआ था, चाय का एक अधिकार चीन के साथ व्यापार, वो एक्सेप्शन केस में आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों की असंयमित व्यावसायिक गतिविधियों पर क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो भ्रष्टाचार में शामिल थे। व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और कंपनी के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कुछ अनुक्रम लाने के लिए ब्रिटिश संसद ने कानूनों की एक श्रृंखला बनाई, और जिसमें पहले स्थान पर क्या था, तो पहला नंबर किसका आएगा भाई, कंट्रोल करने के लिए, बताओ भी फटाफट से। तो कंट्रोल करने के लिए अभी पढ़ा ना, उस पर नियंत्रण रखने के लिए क्या था आपका, रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहले नंबर पे। आगे तो और कसा जाएगा, लेकिन पहला स्थान हमेशा किसका रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट का, क्योंकि शुरुआत इसमें की गई, क्योंकि ये जान गए थे कि भाई 1772 में जो आपका सीक्रेट कमेटी थी उसने बता दिया था कि ये भ्रष्टाचार में शामिल है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, अकबर था, अकबर था। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत सरकार अधिनियम रिक्त स्थान के तहत समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किससे खत्म किया है, 1858 के एक्ट से, ठीक है, क्योंकि ये फेल हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1857 क्रांति आएगी, वो समझाएंगे भी हम आपको किस तरह से, क्यों, क्या डिसीजन लिए गए। उसके लिए इसीलिए जरूरी होता है कि थोड़ा सा हिस्ट्री आपको पता हो, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन बहादुर शाह जफर देती है। इसीलिए जो समझाए तो उसे समझो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दैट्स ओवर।
तो ख़त्म करते हैं भैया, ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, यूं ही बस आगे बढ़ते रहिए मुसाफिर की तरह। कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, बाय बाय, टेक केयर। आपका स्कोर आप बता दिया करो, कक्षा के बारे में दो शब्द जो बच्चे बाद में साथी हमारे कक्षा देखते हैं, मेरे भाई बड़े छोटे भाई बहन जरूर लिखा करें। नमस्ते।